Students and viewers, myself Dr. Shivhar Singh, and in today's video I am going to tell you the major characteristics of modern or contemporary approaches to the study of comparative politics. This video you can watch on Facebook as well. Students and viewers, there are 6 major characteristics of modern or contemporary approaches to the study of comparative politics. These are: number 1, लार्जली कंपैरेटिव स्टडी अर्थात प्रधानतः तुलनात्मक अध्ययन. नंबर 2, एक्सटेंसिव इन स्कोप व्यापकतम अध्ययन क्षेत्र. नंबर 3, एनालिटिकल एंड एक्सप्लेनेटरी विश्लेषणात्मक एवं व्याख्यात्मक. नंबर 4, सिस्टम ओरिएंटेड स्टडी व्यवस्था अभिमुखी अध्ययन. नंबर 5, सोशल कॉन्टेक्स्ट ओरिएंटेड स्टडी समाज संदर्भी अध्ययन. एंड नंबर 6, बिहेवियरल अप्रोच ऑफ स्टडी अध्ययन का व्यवहारवादी उपागम. विद्यार्थियों एवं दर्शकों, ये 6 प्रमुख विशेषताएं हैं तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के आधुनिक उपागमों की. सर्वप्रथम विशेषता है कि तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का आधुनिक उपागम या तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के आधुनिक उपागम पूर्णतः तुलनात्मक हैं, क्योंकि अब तुलना के लिए बहुत अधिक सामग्री उपलब्ध थी और यह चीज़ शोधकर्ताओं और विद्वानों के मस्तिष्क पर जोर दे रही थी कि अब तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन वस्तुतः तुलनात्मक होना चाहिए. और इसी कारण तुलनात्मक राजनीति का जो आधुनिक उपागम है या तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के जो आधुनिक उपागम है, ये अधिकांशतः या कह सकते हैं पूर्णतः तुलनात्मक है. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विउपनिवेशीकरण की वजह से तमाम सारे नवोदित राष्ट्र उत्पन्न हुए एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और मध्य पूर्व में. ये नवोदित स्वतंत्र एवं संप्रभु राजनीतिक व्यवस्थाएं अब इनकी तुलना यूरोप और अमेरिका के देशों से की जा सकती थी. यूरोप और अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं एवं राजनीतिक प्रक्रियाओं से विकासशील देश अर्थात एफ्रो एशियाई और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ के देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं और राजनीतिक प्रक्रियाओं से यूरोपीय और अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्थाओं एवं राजनीतिक प्रक्रियाओं की तुलना हो सकती थी. इसके साथ ही साथ अब प्रजातंत्र की तुलना निरंकुश शासन व्यवस्थाओं से की जा सकती थी. प्रजातंत्र की और प्रजातांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाओं एवं राजनीतिक प्रक्रियाओं की तुलना साम्यवादी राजनीतिक व्यवस्थाओं एवं राजनीतिक प्रक्रियाओं से की जा सकती थी. अब औपचारिक राजनीतिक संस्थाओं की तुलना अनौपचारिक राजनीतिक संस्थाओं और अनौपचारिक राजनीतिक प्रक्रियाओं से औपचारिक राजनीतिक प्रक्रिया की तुलना की जा सकती थी. तो इस प्रकार से जो विद्वान थे, जो शोधकर्ता थे तुलनात्मक राजनीति के, उनकी जो अध्ययन पद्धति थी अब वह पूर्ण रूपेण तुलनात्मक थी. और इसीलिए यह पहली विशेषता बनती है तुलनात्मक राजनीति की जो आधुनिक उपागमें हैं उनकी, कि यह पूर्णतः तुलनात्मक अध्ययन है. नंबर 2, एक्सटेंसिव इन स्कोप अर्थात व्यापकतम अध्ययन क्षेत्र. विद्यार्थियों एवं दर्शकों, मैंने पहले भी आपको बताया है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 2 दृष्टियों से तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन में बहुत अधिक विस्तार हुआ. अध्ययन क्षेत्र तुलनात्मक राजनीति का बहुत अधिक विस्तृत हो गया. नंबर 1, विउपनिवेशीकरण की वजह से जो नेशनल एक्सप्लोजन या राष्ट्रीय विस्फोट हुआ एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और मध्य पूर्व के देशों में, उनकी वजह से अब पूरा विकासशील विश्व अर्थात एफ्रो एशियाई लैटिन अमेरिकी विश्व, अब इसमें बहुत सारे नवोदित राष्ट्र स्वतंत्र एवं संप्रभु थे और इनकी आपस में तुलना की जा सकती थी और इनकी तुलना यूरोपीय एवं अटलांटिक समुदाय के देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओं एवं प्रक्रियाओं से की जा सकती थी. तो इस दृष्टि से भौगोलिक अध्ययन क्षेत्र में बहुत अधिक विस्तार हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद.
और दूसरा विस्तार वैचारिक दृष्टि से हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के लगभग सभी देश साम्यवादी शासन व्यवस्थाओं वाले हो गए। इसके बाद 1949 में एशिया का बहुत बड़ा देश चीन, यह साम्यवादी हो गया। अब विश्व में केवल प्रजातंत्रीय देश जो थे, द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व जो परंपरागत उपागमों के अंतर्गत केवल इन्हीं प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्थाओं की आपस में तुलना की जाती थी, परंतु अब वैचारिक दृष्टि से विषय क्षेत्र और अध्ययन क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया था। अब प्रजातंत्रीय शासन व्यवस्थाओं और शासकीय प्रक्रियाओं तथा राजनीतिक प्रक्रियाओं की तुलना निरंकुश शासन व्यवस्थाओं और राजनीतिक प्रक्रियाओं से की जा सकती थी। अब प्रजातंत्र की तुलना साम्यवादी शासन व्यवस्थाओं से की जा सकती थी। प्रजातंत्रीय राजनीतिक प्रक्रियाओं, प्रजातंत्रीय राजनीतिक व्यवस्थाओं की तुलना साम्यवादी राजनीतिक व्यवस्थाओं, राजनीतिक प्रक्रियाओं से की जा सकती थी। तो अब सही मायने में, सही अर्थों में जो तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन है वह विश्व संदर्भी हो गया। इसका क्षेत्र अधिकतम हो गया, यह व्यापकतम अध्ययन क्षेत्र हो गया और यह दो दृष्टियों से, भौगोलिक तथा वैचारिक दृष्टि से, दोनों ही दृष्टियों से अब व्यापकतम अध्ययन क्षेत्र हो गया था। इसलिए यह कहा जाता है कि तुलनात्मक राजनीति की जो आधुनिक उपागमें हैं उनका अध्ययन क्षेत्र व्यापकतम है, क्योंकि यह विश्व संदर्भी हो गया। अब इससे अधिक और व्यापकता क्या हो सकती है? नंबर 3, एनालिटिकल एंड एक्सप्लेनेटरी। जो तुलनात्मक राजनीति का आधुनिक अध्ययन हुआ, इसमें चूंकि विकासशील देशों का अध्ययन भी शामिल था। विकासशील देशों में तमाम तरह की समस्याएं थीं, विकासशील देशों में तमाम तरह की जो भिन्नता थी राजनीतिक व्यवस्थाओं में, उसकी वजह से जो शोधकर्ता थे वे जो कुछ भी लिखते थे उसकी एनालिसिस प्रस्तुत करनी पड़ती थी, उसका विश्लेषण प्रस्तुत करना पड़ता था। जो समस्याएं हैं वे समस्याएं क्यों हैं? सबसे बड़ी समस्या विकासशील देशों में विकास की थी और वहाँ पर जो राजनीतिक व्यवस्थाएं थी अभी बहुत सुस्थिर नहीं हो पाई थी, तो इसकी व्याख्या करनी पड़ती थी। इसके साथ ही साथ जो एक बौद्धिक अनुक्रम विकसित किया गया तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत, जो नई अवधारणाएं गढ़ी गईं, जो नई शब्दावली प्रकाश में आई, जैसे कि राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक विकास, राजनीतिक संचार, राजनीतिक भर्ती और पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल डीके, तो इस तरह की जो अवधारणाएं थी इनकी भी एनालिसिस और व्याख्या, विश्लेषण और व्याख्या की आवश्यकता थी। तभी इनको पाठकों तक पहुंचाया जा सकता था और विद्यार्थियों तक इनको संप्रेषित किया जा सकता था। जब तक इन नई अवधारणाओं की व्याख्या नहीं की जाएगी, इनका विश्लेषण नहीं किया जाएगा, तब तक जो विद्यार्थी हैं राजनीति विज्ञान के, तुलनात्मक राजनीति के, वे इन नई अवधारणाओं को, नए बौद्धिक अनुक्रम को समझ नहीं सकेंगे। इसलिए जो आधुनिक उपागमें हैं वे विश्लेषणात्मक एवं व्याख्यात्मक हैं। इसके साथ ही साथ जो नवोदित राष्ट्र थे अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में, इनकी राजनीतिक संस्कृतियों में भी बहुत भिन्नता थी। इनके राजनीतिक समाजीकरण के जो प्रयास चल रहे थे, जो प्रक्रियाएं राजनीतिक समाजीकरण की चल रही थी इन देशों में, वे सब बहुत भिन्न थी आपस में। एक जैसा राजनीतिक समाजीकरण नहीं था, एक जैसी राजनीतिक संस्कृति नहीं थी, बहुत वैरायटी थी, बहुत भिन्नता थी। तो इन सब चीज़ों की एनालिसिस और एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता थी। इसलिए जो आधुनिक उपागम तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के हैं वे मुख्यतः एनालिटिकल एंड एक्सप्लेनेटरी हैं, अर्थात विश्लेषणात्मक एवं व्याख्यात्मक है। नंबर 4, सिस्टम ओरिएंटेड स्टडी। जो आधुनिक उपागम है तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन का, वह व्यवस्था अभिमुखी है। विद्यार्थियों मैं आपको बता दूं कि जो आधुनिक अध्ययन किया गया तुलनात्मक राजनीति का,
उसमें राज्य को, सरकार को एक राजनीतिक व्यवस्था माना गया। राजनीतिक व्यवस्था का जो विकास हुआ या व्यवस्थाई उपागम का जो विकास हुआ, उसमें डेविड ईस्टन का बहुत बड़ा योगदान है और उन्होंने इससे संबंधित किताबें भी लिखी हैं। यहाँ पर केवल हम इतना कह सकते हैं कि अब राज्य को एक राजनीतिक व्यवस्था माना जाता था और व्यवस्था का मतलब है कि अंतः क्रियाशील तत्वों का एक समूह। तो राज्य जो था वो तमाम छोटे छोटे अंतः क्रियाशील तत्वों का समूह था, अर्थात छोटी छोटी इकाइयों का एक समूह था। और एक इकाई में कोई परिवर्तन होता था तो वह सारी इकाइयों को प्रभावित करता था। इसके साथ ही साथ बहुत अच्छा सीबी गेना ने लिखा है कि हर राजनीतिक व्यवस्था में 3 चीज़ें होती हैं और इनका डायनामिक्स, इनका गतिविज्ञान, इनकी गत्यात्मकता हर राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करती है। नंबर 1, हर राजनीतिक व्यवस्था में बाध्यकारी शक्ति होती है। इन एवरी पॉलिटिकल सिस्टम देयर इज कोअर्सिव पावर। नंबर 2, हर राजनीतिक व्यवस्था में किसी हद तक राजनीतिक शक्ति का एकाधिकार होता है, कुछ किसी खास वर्ग के हाथों में। मोनोपोली ऑफ पॉलिटिकल पावर एंड कोअर्सिव पावर। एंड नंबर 3, हर राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति के प्रयोग के कुछ साधन होते हैं। देयर आर मीन्स ऑफ यूजिंग पॉलिटिकल पावर। तो ये 3 चीज़ें तो हर राजनीतिक व्यवस्था में होती हैं और इन 3 चीज़ों का जो गति विज्ञान है, जो इनकी गत्यात्मकता है, वह किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के चरित्र को निर्धारित करती है। अब इन 3 चीज़ों में जो किसी एक तत्व में अगर कोई कमी आई या बढ़ोतरी हुई या तीनों तत्वों में कुछ परिवर्तन हुआ तो वह राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति को बदल देगा। इसके साथ ही साथ हर राजनीतिक व्यवस्था में ये तीनों तत्व एक जैसे नहीं होते। किसी राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति का एकाधिकार कम है, मोनोपोलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर कम है, वहाँ ज़्यादा डेमोक्रेटिक करेक्टर है। तो किसी राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति का एकाधिकार अधिक है, किसी राजनीतिक व्यवस्था में कोअर्सिव पावर थोड़ा कम है, किसी राजनीतिक व्यवस्था में कोअर्सिव पावर बहुत ज़्यादा है। लेकिन होती कोअर्सिव पावर हर एक राजनीतिक व्यवस्था में। शक्ति के प्रयोग के साधनों में भी फर्क हो सकता है, अंतर हो सकता है। तो राजनीतिक व्यवस्थाओं में आपस में जो भिन्नता है वह इन्हीं 3 तत्वों की भिन्नता से निर्धारित होती है। परंतु मुख्य चीज़ यह है कि जितना आधुनिक अध्ययन तुलनात्मक राजनीति का किया गया वह सब व्यवस्था अभिमुखी अध्ययन है। उसमें हर एक राज्य को, हर एक शासन को, हर एक सरकार को एक राजनीतिक व्यवस्था माना गया है और इसके साथ ही साथ राजनीतिक दल को भी एक राजनीतिक व्यवस्था माना जाता है। राजनीतिक व्यवस्था छोटी या बड़ी हो सकती है। तो जितने भी अध्ययन आधुनिक तुलनात्मक राजनीति के किए गए उन सब में व्यवस्था अभिमुखी अध्ययन दृष्टिगोचर होता है, परिलक्षित होता है। इसके पश्चात जो 5वीं विशेषता है वह यह है कि आधुनिक तुलनात्मक राजनीति समाज संदर्भी है। अर्थात तुलनात्मक राजनीति के जो आधुनिक उपागम हैं, समकालीन उपागम हैं, वे समाज संदर्भी अध्ययन करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि राजनीतिक व्यवस्था किसी समाज में ही स्थापित होती है। समाज राजनीतिक व्यवस्था को पर्यावरण प्रदान करता है। इसलिए समाज में जो शक्तियां हैं उनकी जो अंतःक्रियाशीलता है, अंतःक्रिया है, उससे राजनीतिक व्यवस्था अवश्य प्रभावित होती है। तो आधुनिक अध्ययनों में इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो सामाजिक शक्तियों की अंतःक्रिया है
वह किस प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करती है और राजनीतिक व्यवस्था पर जो सामाजिक शक्तियों एवं संस्थाओं की अंतःक्रियाशीलता दबाव डालती है, प्रभाव डालती है, उसका भी अध्ययन किया गया है। तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक उपागमों के अंतर्गत इस बात का ध्यान रखा गया है कि जो समाज की संस्थाएं हैं, परंपराएं हैं और शक्तियां हैं, इनकी अंतःक्रियाशीलता, इनकी अंतःक्रिया राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करती है और इन प्रभावों का ध्यान रखा गया है, इनके संदर्भ में अध्ययन किया गया है तुलनात्मक राजनीति का आधुनिक उपागमों के अंतर्गत। बिकॉज ए पॉलिटिकल सिस्टम इज हाउस्ड इन अ सोशल सिस्टम इन सोसाइटी, तो जो समाज की शक्तियां हैं, जो समाज की संस्थाएं हैं, जो समाज की परंपराएं हैं, वे राजनीतिक व्यवस्था को अवश्य प्रभावित करती हैं, इनको नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता। तो सामाजिक संस्थाएं, व्यवस्थाएं, शक्तियां, इनकी अंतःक्रिया किस प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करती है, इसका ध्यान दिया गया है आधुनिक उपागमों के अंतर्गत और इन शक्तियों, संस्थाओं, परंपराओं के संदर्भ में राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया गया है। इसके अतिरिक्त एक बात और ध्यान रखने की है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो समाज की परंपराएं हैं, संस्थाएं हैं, ये व्यक्ति के व्यवहार को बहुत अधिक प्रभावित करती हैं, इसमें दो राय नहीं है। और कभी कभी राज्य के आदेशों और आज्ञाओं में तथा सामाजिक परंपराओं और संस्थाओं की आज्ञाओं में, आदेशों में एक विरोधाभास भी होता है। व्यक्ति के समक्ष यह प्रश्न रहता है कि वह सामाजिक परंपराओं और संस्थाओं के निर्देशानुसार कार्य करे या राज्य की आज्ञाओं का पालन करें। कभी कभी यह एक टकराव की स्थिति पैदा होती है कि व्यक्ति का व्यवहार किस प्रकार निर्धारित हो, वह सामाजिक संस्थाओं और परंपराओं के निर्देशों से प्रभावित हो और उस तरह से वह व्यवहार करे या केवल राजनीतिक व्यवस्था की, राज्य की आज्ञाओं एवं आदेशों, निर्देशों के अनुसार व्यवहार करे। तो यह चीज़ भी आधुनिक शोधकर्ताओं ने तुलनात्मक राजनीति के ध्यान में रखा है और इस प्रकार से जो आधुनिक तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन है वह समाज संदर्भी है। जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक है वह है बिहेवियरल अप्रोच ऑफ स्टडी। जो तुलनात्मक राजनीति के अध्ययन के आधुनिक उपागम है, उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये उपागम व्यवहारवादी उपागम है। व्यवहारवाद राजनीतिक प्रक्रिया, राजनीतिक संस्थाओं के विश्लेषण एवं व्याख्या का एक विशेष ढंग है। इस उपागम के अंतर्गत जो पदस्थ राजनीतिज्ञ हैं और जो स्थापित राजनीतिक संस्थाएं हैं, उनके वास्तविक राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और राजनीतिक तथ्यों, राजनीतिक हकीकत, राजनीतिक यथार्थ का एक्सप्लेनेशन करने के लिए जो पदस्थ राजनीतिज्ञ हैं, जो राजनीतिक भूमिकाओं में लीडर्स स्थापित हैं और जो शासन की संस्थाएं हैं, उनके वास्तविक राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो अध्ययन का व्यवहारवादी उपागम ही अपनाया जाता है तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक उपागमों के अंतर्गत। यह सबसे बड़ी विशेषता है तुलनात्मक राजनीति के आधुनिक उपागमों की। So students and viewers, these have been 6 major characteristics of modern approaches to the study of comparative politics. आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, सुने, मनन करें और फिर अपना फीडबैक हमें दें। थैंक यू सो मच।